हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी क्रॉन सामान्य ज्ञान की। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा सब्जेक्ट था वो चल रहा था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का आज ये दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले एक और पार्ट आप लोग के अपलोड कर दी गई है और साथ ही साथ आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का 3 सेगमेंट ये सभी समाप्त हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में इससे पहली वाली क्लास में कौन कौन सी समाप्त हो चुकी है वो देख लेंगे और उसके बाद आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा हो गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय आय, भारत में आर्थिक सुधार और भारत में आर्थिक नियोजन। ये पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुका है। आज ये हमारा पार्ट 2 है, यानी कि क्लास नंबर 2 है। इसमें हम सब करेंगे भारतीय कृषि, उद्योग, भारतीय वित्त बाजार, इन सभी को आज हम कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो क्लास है ये आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे से संबंधित, स्टेट पीसीएस से संबंधित या अन्य भी किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो को देखते रहें। तो आइए चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। तो ये है हमारा आज का चैप्टर जहाँ हम जिसे कवर करेंगे वह है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि से संबंधित करेंगे। तो यहाँ से समझते चलेंगे, जो मेन पॉइंट होगा उसे हम अंडरलाइन करेंगे। आप भी अपने बुक में, अपने नोटबुक में करते चलेंगे। कहता है पहला लाइन कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। तो कृषि के महत्व का मूल्यांकन निम्न बिंदु के आधार पर किया जा सकता है। ये कुछ आधार बिंदु दिए गए हैं। ये कौन कौन सी आधार बिंदु है तो इसे समझेंगे। पहला तो है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग। 1950-51 में साधारण लागत पर घरेलू उत्पाद में कृषि व सहायक गतिविधियों का हिस्सा 53.1% था। वही आगे चल करके जैसे जैसे कम होता है 1990 से 91 में 29.6%, उससे भी और आगे बढ़ता है 2014-15 में 18.2%, 2019-20 में 16.5% हो गया था। यानी कि कृषि क्षेत्र से सारे की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे परिवर्तन और संरचनात्मक रूप से परिवर्तित होते गया। आगे अगर देखें तो दूसरा है रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व। रोजगार की दृष्टि से अगर कृषि के महत्व को हम समझें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1951 में कार्यकारी जनसंख्या 69.5% कृषि में कार्य था, जो 1991 में गिरकर 66.9% और 2001 में 56.7% हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार 2009-10 के लिए यह 58.2% था। ये अब मुख्य रूप से हमारे वनडे एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये जान लेना भी जरूरी है। तीसरा पॉइंट है वह है कि बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्न की आपूर्ति। 1951-52 में खाद्यान्न उत्पादन मात्र 50.82% था, है ना, मिलियन टन था, जो 2013-14 में बढ़कर कितना हो जाता है, लगभग 264.77 मिलियन टन 2013-14 में। जबकि 1960-61 में से 2010-11 के बीच में 2% की मिश्र वार्षिक रूप से ये क्या होती है कि विकास दर से बढ़ा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2017 के बीच की थी, 12 से 17, और इसमें इस कृषि योजना का लक्ष्य जो था वह 4% था। और कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र से वर्ष 2011-12 स्थिर कीमतों पर 2019-20 के जीबीए में वर्ष 2018-19 से 2.9% की तुलना में 2.8% वृद्धि का अनुमान है। चौथा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कृषि, जो कि 1960 से 61 में कुल निर्यातों में कृषि का हिस्सा 44.34 था। 1980-81 में 30.7 हो गया और 2014-15 के अनुसार 2013-14 में 14.17% था। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है कृषि से संबंधित। अब आगे यहाँ जो दिया गया है प्रमुख फसल आपको ध्यान में रखना होगा, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल उसे कहते हैं जो जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में काटी जाती है, जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सभी जो है, धान, मूंग, सोयाबीन, अरहर, गन्ना, मूंगफली, ये सभी आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। एक होता है रबी फसल जो कि अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। जितने भी रबी फसल होते हैं वह गेहूं, चना, जौ, लगभग गर्मी के समय में ये काटना शुरू हो जाता है।
जायद फसल होता है कि रबी और खरीफ के बीच में जो कुछ समय बचते हैं, जो लगभग जून के बीच में, मार्च से जून के बीच में होता है, इस बीच में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद फसल के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी, तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सभी जो है, सूरजमुखी, ये सभी जायद फसल के अंतर्गत आता है। आगे एक योजना दी गई है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना। कृषि सम्मान योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे भारत सरकार द्वारा शुरू की जाती है और यह 1 दिसंबर 2018 से प्रभाव में आता है और इसमें क्षेत्र के यानी किसान, सभी किसान शामिल है और इसके अंतर्गत प्रत्येक महीने के अंतराल पर 2003 बराबर किस्त में यानी कि सालाना 6,000 रुपये दी जाती है। दूसरा आता है हमारा झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। यह झारखंड से संबंधित है, जिसमें कहता है कि झारखंड के अंतर्गत जितने भी छोटे किसान, सीमांत किसान हैं, उन्हें जिनकी भूमि 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि है, उन्हें 5,000 रुपये की अनुदान दी जाती है और यह डायरेक्ट बैंक खाते में दी जाती है लाभार्थी के डीबीटी के माध्यम से और यह योजना पीएम किसान योजना से बिल्कुल अलग है। तीसरा आता है तेलंगाना का राइथु बंधु योजना। राइथु बंधु योजना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेलंगाना सरकार द्वारा बनाया गया था। तब तक आप कमेंट करके ये बताएंगे कि तेलंगाना राज्य हमारा 29वां राज्य है जिसका गठन कब की गई थी। देखिए अगर राइथु बंधु की, तो कहता है कि फसली सत्र के पूर्व प्रारंभिक निवेश के रूप में, ये ध्यान देंगे प्रारंभिक निवेश में, यानी कि आपको फसल बुआई से पहले ही वो निवेश दी जाती है और ये कितना है, प्रति व्यक्ति एकड़ 4,000 रुपये की दर से दी जाती है। आगे है हमारा पॉइंट भूमि सुधार। तो भूमि सुधार कहता है कि भारत में भूमि सुधार के 3 प्रमुख कदम है। पहला मध्यस्थ, दूसरा काश्तकारी और तीसरा कृषि का पुनर्गठन। मध्यस्थों की समाप्ति, मध्यस्थ मतलब होता है बीच का, है ना, यानी कि पहले क्या होता था कि जमींदारी, महलवारी और रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं होती थी सरकार और किसान के बीच में। तो इसे हटा करके, जमींदारी, महलवारी और रैयतवाड़ी को हटा करके एक सीधे मध्यस्थता को समाप्ति कर दी गई। डायरेक्ट अब किसान और सरकार के बीच के काम हो गया। दूसरा आता है काश्तकारी सुधार। इसके अंतर्गत लगान की दर, बटाईदारों के हितों की रक्षा और काश्तकारों के स्वामित्व का अधिकार दिया गया। और तीसरा कृषि का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब होता है कि चकबंदी करना, सहकारी कृषि और भूमि का पुनर्वितरण, ये सभी कृषि के अंतर्गत आता है कृषि पुनर्गठन। आगे इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति। और हरित क्रांति से 3 लोग को याद रखना आपको जरूरी है, 3 वैज्ञानिक जो थे। सबसे पहला कि हरित क्रांति शब्द को किसने दिया, तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे विलियम गॉड। जबकि पूरे विश्व में हरित क्रांति को किसने लाया था, तो पूरे विश्व में लाया था नॉर्मन बोरलॉग, है ना। जबकि भारत में किसने लाया था, तो एम.एस. स्वामीनाथन। ये तीनों को ध्यान रखेंगे, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। जबकि हरित क्रांति शब्द का गठन किसने किया, तो वह थे विलियम गॉड। यह है हरित क्रांति के घटक। कहता है हरित क्रांति के प्रमुख घटक है कौन कौन सी, उन्नत किस्म की बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी, साख, भंडारण, विपणन एवं वितरण। हमारे यहाँ द्वितीय हरित क्रांति भी आई, जिसकी प्रतिक्रिया ये रही कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरक का प्रयोग किया गया, रासायनिक कीटनाशक के स्थान पर जैव कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जल का संरक्षण, संतुलित फसल प्रतिरूप और उपयुक्त फसल प्रतिरूप लाया गया। अगला जो योजना है, क्रांति है, वह है श्वेत क्रांति, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं और जिसको किसने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। और श्वेत क्रांति की शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंदर दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आप आंसर करेंगे दूध उत्पादन से। कहता है कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। 1970 से ही ऑपरेशन फ्लड को चलाया जा रहा है, इसे ध्यान रखेंगे। कब से, 1970 से। यहाँ अगर देखें हम, तो कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार 2013-14 में भारत का दूध उत्पादन लगभग कितना था, 137.69 मिलियन टन था, जो विश्व में सबसे अधिक था। कहता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये सभी याद करते चलेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब होती है, 1970 में। जबकि
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल जो हरियाणा में है, इसकी स्थापना 1955 में होती है। डेयरी विकास बोर्ड 1970 में और नेशनल डेयरी 1955 में। नेक्स्ट आता है कृषि कीमत। इसी कृषि कीमत को लेकर के ही जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और जो कृषि बिल आए हैं अभी वर्तमान में, कुछ 3 बिल जो आए हैं, इसी को लेकर के अभी भारत के किसान वर्तमान में आंदोलन भी कर रहे हैं। तो समझेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कहता है कि यह वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसी किसान के फसलों को खरीदती है। क्या करती है? खरीदती है, चाहे बाजार में फसल का कोई भी मूल्य हो। इसका कहने का मतलब ये है कि सरकार पहले ही तय कर देता है, मतलब कह देता है कि आपको हम कोई भी जो है चावल 20 रुपये केजी खरीदेंगे। तब जाकर के अगर कोई समय आता है कि मार्केट में चावल का भाव 25 रुपया है, या कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में चावल का भाव 15 रुपया हो जाता है, तो अब इसी समन्वय को बैठाने के लिए अब मार्केट में जो भी हो, प्राइस अप हो या डाउन हो, आपने पूंजी 20 लगाया है, 20 बोला है, तो आपको 20 में ही सामान खरीदनी होगी, चाहे वो बाद में किसान को घाटा हो या सरकार को घाटा हो। ये निर्भर करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जिसे हम MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। आइए, कहता है कि फसलों को खरीदती है चाहे बाजार में फसल का कोई भी मूल्य हो। फसल यह 1966-67 में पहली बार गेहूं के लिए किया गया था, और इसी के बाद जो है आपका कृषि लागत एवं कृषि लागत और कृषि मूल्य वर्ष में 2 बार खरीफ एवं रबी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है। वर्तमान में सरकार 24 मूल्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू की घोषणा की है। आगे आता है खरीद मूल्य। खरीद मूल्य को समझेंगे तो कहा जाता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP होता है कि घोषणा फसल की बुआई से पहले की जाती है, और खरीद मूल्य की घोषणा फसल तैयार हो जाने के बाद की जाती है। यानी कि सपोज डेट हम कहें कि आज हम धान बो रहे हैं, ठीक है, धान बो रहे हैं, और हम क्या किए कि पहले ही फसल बुआई पहले की जाती है, ठीक है, हम धान बो दिए, जब फसल तैयार हो गया, हमारा चावल तैयार हो गया, तब जो सरकार की इच्छा हुई तो कहेगा 100 रुपये हम केजी खरीदेंगे, सरकार की इच्छा हुई तो कहेगा हम 20 रुपये केजी खरीदेंगे। तो ये होता है खरीद मूल्य, ठीक है, और यह न्यूनतम मूल्य से अधिक होता है। मगर ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम मूल्य, जैसे कि अब MSP जो लगाया था, हमने बताया था कि 20 रुपया, तो इससे अधिक ही होगी खरीद मूल्य, और इस मूल्य पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाए रखने के लिए किसानों से अनाज खरीदती है। तीसरा आता है निर्गमन मूल्य, जो कहते हैं किसी कीमत पर सरकार खाद्यान्न आदि वस्तुएं उपभोक्ताओं को उचित कीमत की दुकानें में उपलब्ध कराती है, और उस खाद्यान्न का निर्गमन मूल्य कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा है वह है प्रतिरोधक भंडार, जिसे हम बफर स्टॉक के नाम से जानते हैं। बफर स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है इसका कहने का मतलब यही होता है कि खाद्य को सुरक्षित करना, ठीक है, न्यूनतम सुरक्षित भंडार रखा जाता है, और ये कहाँ आपूर्ति की जाती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा। हम माफ करेंगे। देखेंगे यहाँ पर क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप देखे होंगे, आपके हर एक पंचायत गांव में, एक गांव में, हर एक गांव में नहीं मगर एक पूरे पंचायत की एक होती है, जहां पर आपको कम मूल्य पर कुछ अनाज प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे इससे चावल, दाल, गेहूँ ये सब। कहता है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950 में लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना होता है। पहले चीनी दिया जाता था, किरासन तेल दिया जाता था, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड कराई जाती थी। अब तो केरोसिन तेल बंद हो गया है, चीनी भी लगभग कुछ जगहों पे मिलती है, कुछ जगहों पे नहीं मिलती है, मुख्य रूप से चावल और गेहूँ मिलते हैं। और कहता है कि उन्हें इनकी बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके और जनसंख्या को न्यूनतम उपभोग स्तर प्राप्त करने में सहायता की जा सके। आगे है लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना। लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना क्या होती है? जो कि भारत सरकार ने इसे 1 जून 1997 को लागू किया था। ये ध्यान रखेंगे, 1 जून 1997 को इसकी लागू की जाती है। जबकि सार्वजनिक वितरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना 1950 में होती है, जबकि लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना की स्थापना 1997 में होती है।
और इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 1 जून 2002 से 35 किलोग्राम राशन प्रतिमाह प्रति परिवार दिया जाता है। कब से? 1 जून 2002 से। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना के तहत किसी भी गरीब परिवार को 35 किलोग्राम अनाज कब से दिए जाने की शुरुआत की गई? तो यह है 1 जून 2002 से, जबकि इसका गठन कब किया गया था? 1 जून 1997 से। कहा जाता है कि इसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना के अधीन कुल परिवारों का लगभग 6.52 करोड़ है। ये डाटा चेंज भी हो सकता है, ऐसे ये 2020 तक की डाटा है। 2021-22 में आप अपना डाटा अगर बाद में देख रहे हैं तो इसे चेक करते रहेंगे करेंट अफेयर्स के तौर पर। आगे बढ़ेंगे। आगे है कृषि ऋण। कहता है कि भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 प्रकार के कृषि ऋण दिए जाते हैं। तो आइए देखेंगे ये 3 प्रकार की कृषि ऋण कौन कौन है और कौन देता है। तो ये है 3 प्रकार के ऋण, जिसे हम अल्पावधि ऋण, मध्यावधि और दीर्घावधि। अल्पावधि मतलब कम समय के लिए, जो कि लगभग 15 महीना तक होता है। मध्यावधि जो कि 15 महीना से 5 साल तक, और दीर्घावधि 5 साल से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है। एक होता है KCC योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत 1998 में की जाती है। और इसका उद्देश्य होता है जितने भी किसान होते हैं उसे संगठित बैंकिंग प्रणाली से लचीले और कम समय में कुछ ऋण उपलब्ध कराना किसान क्रेडिट कार्ड का काम होता है। जो कब से शुरुआत होती है? 1998 में। याद रखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950 से, लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना 1997 से, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से। ऑल ओके। हरित क्रांति की शुरुआत 1964 से 65 के बीच में, और मुख्य रूप से 1970 श्वेत क्रांति 1970 के आसपास में चलाया जाता है ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति 1967-68 में, 66-67 में शुरू होती है। आगे देखेंगे। आगे है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये आयोग है तो इसे समझेंगे। कृषि लागत मूल्य आयोग, जो कि खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिश पर कृषि मूल्य आयोग 1965 में स्थापित किया गया। ऑल ओके। कृषि मूल्य आयोग 1965 में आता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950 में आता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना 1997 में आता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में आती है। कहता है कि कृषि मूल्य 1965 में आता है और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP रखा गया। पहले कृषि मूल्य आयोग के नाम से 65 में आया, 20 साल बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से रखा गया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य, निर्गम मूल्य का निर्धारण करने में सरकार को सलाह देना। हालांकि सरकार इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये एक तरह से सलाहकारी संस्था है। कुछ है कृषि विपणन। कृषि विपणन के अंतर्गत ट्राइफेड और नेफेड आता है। ट्राइफेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ के रूप में हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारियों के शोषण से बचाना तथा उनके लघु वन उत्पादों के लिए उपयुक्त मेहतना प्रदान करना। एक होता है नेफेड। नेफेड है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कृषि उत्पाद के विपणन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र में की गई है। आगे देखेंगे। आगे जो है वह है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक समझेंगे, ये 3 स्तर पर होता है, ठीक है। एक होता है राज्य, एक केंद्र और एक प्राथमिक पर। तो पहले समझेंगे राज्य सहकारी बैंक, जो कि राज्य में शीर्ष संस्था होती है। केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक या जिला स्तर पर होता है, जबकि प्राथमिक ऋण समितियां या ग्राम स्तर पर होती है। ऑल क्लियर। जहाँ भी दिक्कत होगा आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम आपको कमेंट जरूर बैक करेंगे। आपको वहाँ पर पूरे डिटेल के साथ जो आपके समझ में नहीं आएगी उसे हम पूरे डिटेल के साथ वहाँ पर लिख करके आपको कमेंट बैक कर देंगे। बिल्कुल बेहिचक आप प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं। कहता है कि किसानों को अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण प्राथमिक सहकारी समितियों से प्राप्त होती है। ध्यान देंगे, अल्पकाल और मध्यकाल। अल्पकाल जो कि 15 महीना के लिए, जबकि मध्यकाल 15 महीना से 5 साल के लिए होता है। इसकी ऋण प्राथमिक सहकारी समिति देती है और प्राथमिक सहकारी समिति के अंतर्गत इसे दिया जाता है ना, जो कि ग्राम स्तर पर होती है। दूसरा होता है किसानों को दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है।
तीसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर हुआ था। इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किसकी सिफारिश पर? तो एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड। नाबार्ड जिसे हम राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना भी 1982 में 12 जुलाई 1982 को शिव रमन सिंह समिति की अनुशंसा पर होती है। शिव रमन सिंह समिति की अनुशंसा पर 1982 में की जाती है। क्या आपको पता है कि 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वह थी छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एग्जिम बैंक, नाबार्ड, ट्राइसेम और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये सभी किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? छठी 5 ईयर प्लान में। आगे देखेंगे, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्षस्थ संस्था है। आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर होता चल रहा होगा। आगे है उर्वरकों का उपयोग। कहते हैं कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार उर्वरक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजनी, फास्फोएटी तथा पोटासी, NPK का उपयोग एक संतुलित अनुपात में होना चाहिए। भारत के लिए अनुपात अन्य फसलों के लिए 4:2:1 तथा दलहनी फसलों के लिए 1:2:1 के अनुपात में है। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। उर्वरक उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका। पोटासी उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। आयात यानी कि हम पोटास को खरीदते हैं, ठीक है। आयात मतलब होता है खरीदना, निर्यात मतलब होता है बेचना। कहता है कि घरेलू बाजार में उत्पादित नाइट्रोजन उर्वरक एवं यूरिया का भी अभी भी मूल्य नियंत्रित है। भारत में उर्वरकों की खपत में पंजाब प्रथम स्थान एवं आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा खाद को खपत कौन करता है? पंजाब करता है। इस कारण से वहाँ की फसलें खास करके गेहूं ये सब बहुत अच्छी होती है। कहता है भारत को यूरिया की आपूर्ति करने वाला देशों में ओमान शीर्ष स्थान पर है। भारत को यूरिया सबसे ज़्यादा कहाँ से? तो ओमान से होती है। ओमान की राजधानी कहाँ है? कमेंट करके बताएंगे ओमान की राजधानी। आगे चलेंगे। आगे कहता है कि प्रजनक बीज कहता है कि इनमें सबसे अधिक आनुवांशिक शुद्धता होती है। दूसरा होता है आधारीय बीज, ये प्रजनक बीज से तैयार किए जाते हैं। और तीसरा है पंजीकृत बीज, जो कि प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में होता है। और प्रमाणिक बीज ये व्यावसायिक रूप से खेती के लिए काम में आने वाले बीज की अंतिम अवस्था है। ये बीज के 4 प्रकार दिए गए हैं। आगे है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो कहता है 1985 से चली आ रही व्यापक फसल बीमा, कब से? 1985 से चली आ रही व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर 1999 से 2000 के बीच में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। यानी कि जो 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना चल रहा था, उसके स्थान पर 1999 और 2000 के बीच में राष्ट्रीय कृषि बीमा कार्य योजना शुरू की गई। और इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय बीमा संरक्षण प्रदान करना है। इसमें खाद्यान्न फसलों के अलावा नकदी फसल भी शामिल है। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड, जिसे हम AICIL के द्वारा जाना जाता है। और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। किसकी? AICIL की। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की स्थापना 1999 से 2000 के बीच में होती है, जबकि उसको कार्यान्वित करने वाली जो संस्था है भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL, इसकी स्थापना उसके 2 साल बाद 2002 में होती है। और इसका मुख्य प्रवर्तक नाबार्ड एवं साधारण बीमा निगम है। मुख्य प्रवर्तक कौन है? नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में होती है नाबार्ड की। और GIC जो कि साधारण बीमा निगम होती है, उसके द्वारा की जाती है। आगे है वर्षा बीमा। वर्षा बीमा क्या होता है? तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है हमारे हिसाब से 2002 में होती है। और इसने भारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड ने वर्ष 2004 से दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में वर्षा बीमा योजना की शुरुआत की 2004 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके अंतर्गत धान, गेहूं और दाल के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 में शुरू किया गया। इस मिशन की रणनीति उन्नत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित कर उत्पादन को बढ़ाना था।
तो ध्यान रखेंगे, कुछ पॉइंट हम आपको रिकॉल कर दे रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1985, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के बीच में, उसी को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL की स्थापना 2002 में, और उसके बाद वर्षा बीमा योजना 2004 में, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बीमा मिशन 2007-8 में शुरू की जाती है। अगला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कृषि एवं सहकारिता विभाग ने इसे शुरू किया था 2005-6 में, जिसे हम NHM नेशनल जो बागवानी मिशन है उससे शुरू की जाती है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र आधारित प्रादेशिक रूप से विभेदित कार्यान्वित के द्वारा बागवानी उत्पादन करना है। 2005-6 में इसकी शुरुआत होती है। आगे आता है ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, जिसे RIDF के नाम से जाना जाता है। यह निधि नाबार्ड द्वारा 1995-96 में नाबार्ड की स्थापना आपको पता हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आप कमेंट करके बता देंगे, है ना। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, जो कहता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकार एवं राज्य के अस्तित्व वाले निगमों की चल रही ग्रामीण आधारभूत परियोजनाओं को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं व जिज्ञासाओं के समाधान के लिए किसान कॉल सेंटर की स्थापना 21 जनवरी 2004 को की है। किसान कॉल सेंटर की स्थापना 21 जनवरी 2004 को की जाती है। आगे चलेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO की कृषि छूट की पेटियां। विश्व व्यापार संगठन जो कि 3 बार में होती है, एक पीली पेटी जिसे क्या कहते हैं अम्बेर बॉक्स, पीली पेटी को हम अम्बेर बॉक्स के अंतर्गत लाते हैं, और इसके अंतर्गत वे सभी कृषि छूटें आती है जो कृषि के उत्पादन और व्यापार में विसंगति पैदा करता है। और उदाहरण हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली, सिंचाई आदि आते हैं पीली पेटी के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है नीली पेटी। नीली पेटी क्या होती है, तो ये कुछ शर्तों के साथ पीली पेटी है। इसमें छूट किसानों को किसी विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए दी जाती है। और तीसरा है ग्रीन बॉक्स, जो कि छूट व्यापार में कम से कम विसंगतियां लाती है, इसमें किसी प्रकार की मूल सहायता शामिल नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया कृषि उत्पाद बोर्ड, कुछ बोर्ड के नाम दिए गए हैं, इसे ध्यान रखेंगे। एक तरफ है निकाय, दूसरी तरफ है मुख्यालय। तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, कर्नाटक के बंगलौर में। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड कोलकाता बंगाल में। तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश, और मसाला बोर्ड कोच्चिन केरल में स्थित है। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक का बंगलौर, रबर के लिए कोट्टायम, चाय के लिए कोलकाता, तंबाकू के लिए गुंटूर, मसाला के लिए कोच्चिन है। आगे चलेंगे, आगे है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, जो कि हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली स्थित है। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इससे समझेंगे ये क्या कहता है कि इसके तहत 3 वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति प्रत्येक महीने 5 किलो अनाज दिया जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, और इसमें 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल, 2 रुपये दर की गेहूं और 1 रुपये की दर से मोटा अनाज दिया जाना शामिल है। अधिनियम के तहत प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह दिया जाना है। इसके अंतर्गत 6 माह से 14 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक आहार दिए जाने की भी प्रावधान है। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 10 सितंबर 2013 को इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये था कृषि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। अगला जो है उद्योग, ये और भी इम्पोर्टेंट रहेगा। उद्योग में ही आपको औद्योगिक नीति ये सभी पढ़ने के लिए मिलेगा, साथ ही सभी नवरत्न महारत्न जो कंपनियां होती है उसके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग उद्योग की ओर। वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर कमेंट ठोक के करते रहेंगे। जितने लोग को आप शेयर करेंगे उतने ही और अच्छे मज़े आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाते रहें। कहता है उद्योग यानी कि 9.7 चैप्टर है, वह है उद्योग, जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक नीतियां प्रस्तुत की थी। और यह औद्योगिक नीतियों के बारे में खास करके जो जोड़ दिया गया वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से दी जाती है। कहता है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948। कहता है देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 8 अप्रैल 1948 को की गई थी।
8 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की जाती है और इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को महत्व को स्वीकार किया गया और देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। यानी कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम कहते हैं, इसकी शुरुआत शुरू में ही हो गई थी 8 अप्रैल 1948 को ही। आगे आता है दूसरा, औद्योगिक नीति 1956। औद्योगिक नीति 1956 क्या कहता है कि इस नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई। उद्योगों को सार्वजनिक, निजी एवं संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया। इस नीति में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के मध्य उद्योगों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया कि सरकार किसी भी वर्ग में रखे गए उद्योग की स्थापना कर सकती थी और उद्योगपतियों को अपने लिए सुरक्षित क्षेत्र में भी उद्योग विशेष की स्थापना की अनुमति दे सकती थी। इस नीति का उद्देश्य समाजवादी ढंग के समाज समाजवादी ढंग के समाज बनाने के लिए और साथ ही साथ उसकी स्थापना करने के लिए की गई। तीसरा था उद्योग अधिनियम 1951। उद्योग अधिनियम, जिसे विकास एवं नियमन अधिनियम भी कहते हैं, जो कि देश में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को देखभाल करने के लिए बनाया गया था और उद्योग एवं नियमन अधिनियम 1951 पास किया गया संसद के द्वारा, जो 8 मई 1952 को लागू किया गया और इसका लक्ष्य निजी क्षेत्र का विकास एवं नियमन था। अगला है नई औद्योगिक नीति 1991। ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझ के रखेंगे। कहता है कि 24 जुलाई 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति में बहुत से उदारवादी कदम उठाए गए। धीमी गति से औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, औद्योगिक रुग्णता, उच्च महंगाई दर तथा भुगतान असंतुलन की आदि संकट के संदर्भ में यह नीति अद्वितीय थी। इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित है। पहला, औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्ति। वर्तमान में केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में केवल 5 उद्योग के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। तंबाकू उत्पाद, शराब, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोट तथा रक्षा उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक एवं एयरोस्पेस। तंबाकू, शराब, औद्योगिक विस्फोट, रक्षा उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक एवं एयरोस्पेस में लाइसेंस होना जरूरी है। आगे चलेंगे। दूसरा है कि उद्योगों को अनारक्षित करना। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व करना, जो कि वर्ष 2014 के दौरान रेल बुनियादी ढांचे से निजी निवेश की अनुमति दी गई। कब से? 2014 से। और परिणाम स्वरूप वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए केवल 2 औद्योगिक क्षेत्र ही आरक्षित है। यानी कि आपकी जो रेल भी है वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत अनारक्षित है, अनरिजर्व है। ठीक है, निजी निवेश की अनुमति दी गई 2014 से। और जो वर्तमान में पूर्ण रूप से जो आरक्षित है वह है परमाणु ऊर्जा और निर्माण, प्रचालन एवं रख रखाव को छोड़कर रेलवे प्रचालन। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा, वह है एमआरटीपी परिसंपत्ति सीमा। एमआरटीपी परिसंपत्ति सीमा क्या है? तो 100 करोड़ रुपए की सीमा को समाप्त करना। कहता है अब नई इकाइयों को स्थापना, विस्तार, विलयन, समामेलन तथा आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार की पूर्व सहमति लेना आवश्यक नहीं है। इसकी समाप्ति राघवन समिति, ध्यान देंगे, इसकी समाप्ति एमआरटीपी की समाप्ति कब की गई? राघवन समिति के द्वारा की जाती है, जो कि 2000 में गठित होता है। और एमआरटीपी के स्थान पर 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का गठन किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 2003 में की जाती है, जबकि राघवन समिति 2000 ईस्वी में बनती है। आगे आता प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 कहता है कि बाजार में मुक्त एवं न्यायोचित प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना है। इसके 3 मुख्य व्यवस्था है। कौन कौन सी? पहला, प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते पर रोक। दूसरा, प्रभावी व्यक्ति के दुरुपयोग पर रोक। और तीसरा, संगठनों का नियमन। आगे बढ़ेंगे तो आगे कहता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2009 में होती है। अशोक चावला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसकी स्थापना 2009 में होते हैं और प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं अशोक चावला। और इस आयोग का उद्देश्य यह है कि प्रतिस्पर्धा में बाधक गतिविधियों को समाप्त किया जाए, बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। आगे बढ़ेंगे। चौथा जो है वह है विदेशी निवेश एवं विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन। कहता है इस नीति के अंतर्गत उच्च प्रौद्योगिकी एवं उच्च निवेश के आधार पर कुछ उद्योगों को बिना सरकार की अनुमति लिए स्वतः अनुमोदन की सुविधा दी गई, जिससे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन किया जा सके। केवल निम्नलिखित सेक्टरों में विदेशी निवेश का प्रतिबंध है। ये कौन कौन सा? एकल ब्रांड रिटेलिंग को छोड़कर रिटेल ट्रेडिंग, परमाणु ऊर्जा, लॉटरी, जुआ और सट्टे पर विदेशी निवेश प्रतिबंध है।
यहाँ है पांचवा फेमा। फेमा द्वारा फेरा की प्रतिस्थापन, यानी कि वर्ष 2000 से 2001 में कठोर फेरा के स्थान पर फेमा कार्यान्वित किया जाता है और फेरा के समापन के लिए 2 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है। 2000 से 2001 में फेरा समापित हो जाएगा। आगे है भारत में प्रमुख उद्योग। ध्यान रखेंगे कौन कौन से भारत के प्रमुख उद्योग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है धातु कर्मी उद्योग। धातु कर्मी उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो लौह इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, जस्ता। रसायन के अंतर्गत उर्वरक, औषधि, प्लास्टिक, सीमेंट और पेट्रो रसायन। ध्यान रखेंगे सीमेंट रसायन उद्योग के अंतर्गत आता है। तीसरा है वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, ऊनी, रेशमी, कृत्रिम, जूट, पटसन, ये सभी। इंजीनियरिंग के अंतर्गत वायुयान, विद्युत इंजीनियरिंग, भारी और हल्के मशीन। परिवहन उपकरण के अंतर्गत लोकोमोटिव, ऑटोमोबाइल, वायुयान, जलयान। वन उत्पाद आधारित उद्योग, जिसके अंतर्गत माचिस, कागज, खेल के सामान आदि। खाद्य उद्योग के अंतर्गत चीनी, आटा, चावल, खाद्य तेल, ये सभी आते हैं। साथ ही अगर हम बात करें, 8वां जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी और 9वां है अन्य उद्योग में पर्यटन को रखा गया है। अब यहाँ दिया गया है मिनी रत्न, नवरत्न एवं महारत्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बात। कहता है मिनी रत्न किसे कहते हैं, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 उद्योगों को मिनी रत्न का दर्जा दिया है। ये कौन कौन से हैं, और जिसके बाद मिनी रत्न की संख्या 74 हो गई है। ये भी ध्यान रखेंगे जब आप अगर 2020-21 के बाद कहीं देख रहे हैं वीडियो को, तब आप ध्यान रखेंगे ये करंट से अपडेट होते रहेंगे। वर्तमान में 74 है। कहता है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम लिमिटेड, जिसे IRCTC कहा जाता है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और सतलुज जल विद्युत लिमिटेड, ये सभी मिनी रत्न कंपनी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है नवरत्न एवं महारत्न। कहता है भारत सरकार ने 1997 में नवरत्न योजना, ध्यान देंगे 1997 में नवरत्न योजना एवं फरवरी 2010 में महारत्न योजना की शुरुआत की। 1997 में नवरत्न, 2010 में महारत्न की शुरुआत की जाती है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों का केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती है, यानी कि कितना उसका निवेश हो, 1000 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि महारत्न कंपनियों को 5000 करोड़ रुपए तक की निवेश प्रस्ताव के लिए स्वायत्तता दी जाती है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2013 में भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स भेल, जिसे भेल कहते हैं, एवं गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया और वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 एवं वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 और महारत्न कंपनियों की संख्या 10 हो गई है। अब यहाँ दे रहा है एक एक करके नवरत्न कंपनियां। ध्यान देंगे यहाँ पर 3 चीज आपको याद रखना है, नवरत्न, स्थापना और मुख्यालय, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। पहले आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसे हम बेल के नाम से जानते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1954 में, मुख्यालय बंगलुरु में है। दूसरा है हाल को याद रखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि 1940 में गठित होती है, बंगलौर इसका मुख्यालय है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986 में आता है। MTNL, जो कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको जिसे कहते हैं, नालको की स्थापना 1981 में ओडिशा में इसकी मुख्यालय है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 1986 में बनता है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL जिसे कहते हैं, 1959 में दुलियाजन, असम में किया गया था। आगे देखिए तो 7वां कहता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1958 में हैदराबाद में होता है। ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड 1969 में नई दिल्ली में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL 1982 में विशाखापट्टनम में। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1961 में मुंबई में। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन 1956 चेन्नई में इसकी मुख्यालय है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965 में नई दिल्ली। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 1960 में नई दिल्ली और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1988 में नई दिल्ली में होती है। तो ये सभी जो थे 14
सभी रत्न नवरत्न कंपनियां थी। अब जानेंगे महारत्न कंपनियों को, जो कि हमारे पास कुल 10 हैं। ये रहा महारत्न कंपनियां, जहां पर है महारत्न स्थापना और मुख्यालय। पहले देखेंगे भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जो सेल के नाम से जाना जाता है। 1974 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय। ओएनजीसी, जिसे तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, 1956 में स्थापित होता है, देहरादून इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद रखेंगे एनटीपीसी। एनटीपीसी 1975 में आता है, नई दिल्ली में इसका एग्जाम है एग्जाम नहीं, मुख्यालय है। एनटीपीसी अभी चल रहा है ना, इस कारण से ध्यान में है ना। एनटीपीसी 1975 में आती है। नेक्स्ट आता है कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल, 1975 में कोलकाता इसके मुख्यालय है। आईओसीएल 1964 में, नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। गेल को याद रखेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1984 में, नई दिल्ली में। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि कौन सी BHEL होती है, भेल, जो 1964 में नई दिल्ली में बनता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, 1977 मुंबई में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे HPCL कहते हैं, 1974 मुंबई में। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1989 नई दिल्ली में बनती है। अब यहां देखेंगे महारत्न के दर्जे हेतु आवश्यक कुछ दशाएं। देखते हैं क्या कहता है। महारत्न के दर्जे हेतु आवश्यक कुछ दशाएं दी गई है, जो कहता है कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए रहा हो, इस दौरान कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो, इन 3 वर्षों में कंपनी का निवल मूल्य यानी नेट वर्थ औसतन 15,000 करोड़ रुपया हो, और कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो। ये 5 कैटेगरी अगर आप क्राइटेरिया अगर उसके पास है तो वो नवरत्न से महारत्न बन सकती है। आगे है विनिवेश। विनिवेश कहता है कि वह प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सरकारी हिस्सा इक्विटी बेचा जाता है। और सरकार ने विनिवेश पर बनी रंगराजन समिति, ध्यान देंगे रंगराजन समिति का संबंध किससे है, कर सुधार से और विनिवेश से संबंधित है। रंगराजन समिति की सिफारिश पर विनिवेश की प्रक्रिया 1991 में ही आरंभ कर दी थी। वर्तमान में विनिवेश विभाग विनिवेश संबंधी कार्यों को देखता है, और यह विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विनिवेश को कौन देखता है, ये देखता है वित्त विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। यह है विनिवेश की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, कौन कौन सी है। एक तरफ है सार्वजनिक कंपनियां और एक तरफ है नियंत्रण या खरीदने वाली निजी कंपनियां। मॉडर्न फूड किसके, हिंदुस्तान लीवर की। वाल्को स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की। BSNL पेनाटोन फिनवेस्ट टाटा समूह की। IPCL रिलायंस समूह। CMC टाटा समूह। मुद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र अदानी समूह के पास स्थित है। आगे बढ़ेंगे। आगे है भारत की विनिवेश नीति का कार्मिक विकास। भारत की विनिवेश नीति का कार्मिक विकास क्या कहता है, जो कि 1991 में शुरू किए गए उदारीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के निजीकरण या निवेश की मांग बढ़ गई है। कहने का मतलब यह है कि 1991 में जब उदारीकरण आई थी, उसके बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो संस्था थे उसमें निजीकरण की मांग बढ़ने लगी, और प्रारंभिक चरण में नीलामी के माध्यम से सामूहिक रूप से छोटे छोटे स्टेक की बिक्री करके किया गया था। इसके बाद आने वाले वर्षों में प्रत्येक कंपनी की अलग अलग बिक्री की गई थी, और यह प्रक्रिया 1999 से 2000 तक चली थी। आगे है भारत ने 1999 से 2000 में एक नीतिगत उपाय के तौर पर बिक्री की प्रक्रिया शुरू की, जिसके अंतर्गत कुछ अभिज्ञात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में सरकार की 50% या इससे अधिक की हिस्सेदारी का काफ़ी हिस्सा बेचा गया, और साथ ही प्रबंधक परक नियंत्रण का अंतरण किया गया। यह प्रक्रिया मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी के 74% बिक्री से शुरू हुई थी। रणनीतिक बिक्री के कार्य में 2014 के बाद से नया मोड़ आ गया, और 2016-17 से 2018-19 के दौरान औसतन विनिवेश से प्राप्त होने वाली कुल राशि के लगभग 28.2% की बिक्री हुई थी, और इस दिशा में विनिवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने मई 2016 में एक व्यापक दिशा निर्देश तैयार किया, जिन्हें CPSE की पूंजी पुनर्संख्या के नाम से जाना जाता है। सरकार ने निम्नलिखित तरीकों से CPSE में विनिवेश प्रक्रिया नीति अपना रही है। पहला आता है कौन सी, अनुसूचित CPSE में छोटी मोटी भागीदारी का विनिवेश, जिससे कि
25% के न्यूनतम सार्वजनिक भागीदारी के मानक को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट आता है सीपीएसई का विनिवेश करते समय सरकार मुख्य हिस्सेदारी अर्थात 51% और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखेगी। दूसरा था लोगों को स्वामित्व की सुविधा देने हेतु उसके स्टेक धारकों को जवाबदेही के माध्यम से कंपनियों को क्षमता को बढ़ाने के लिए सीपीएसई को लिस्टिंग की गई। 57 पीएसयू को अब तक सूचित किया जा चुका है, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण 13 लाख करोड़ से अधिक है। ये सभी इसके कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, वो उस रूप से हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट रखता नहीं है, ऐसे फिर भी हम लोग जान लेते हैं। आगे कहता है स्ट्रेटेजिक निवेश। बड़े पीएसयू द्वारा जिनके बहुत अधिशेष हैं शेयरों का बायबॉक, एक ही क्षेत्र में पीएसयू के बीच विलयन और अधिग्रहण। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का आरंभ एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट है जो एक विशेष इंडेक्स को ट्रैक करता है। सीपीएसई ईटीएफ भारत की मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे ओएनजीसी, आरईसी, कोल इंडिया कंटेनर कॉर्प, ऑयल इंडिया, पावर फाइनेंस, गेल, बीईएल, ईआईईएल इंडियन ऑयल और बीईएल, ईआईईएल इंडियन ऑयल और एनटीपीसी में इक्विटी निवेश से प्राप्त होता है। सीपीएसई की चयनित परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाए ताकि उनकी बैलेंस शीट को बेहतर किया जा सके। बाकी और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे ही सब दिया गया है। यहाँ एक देख लेंगे कि वर्ष 2019 20 नवंबर 2019 को सरकार ने घोषणा की कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड टेड और भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड कॉनकॉर, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड कॉनकॉर को खरीदारों को पूर्ण प्रबंध नियंत्रण सौंप दिया जाएगा। 8 जनवरी 2020 को मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, खनिज राष्ट्रीय खनिज विकास निगम MEON और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये सभी को क्या किया गया कि एक दूसरे में स्ट्रेटेजिक विनिवेश की मंजूरी दी गई। आगे है राष्ट्रीय विनिवेश कोष। राष्ट्रीय निवेश कोष क्या कहता है? जहां कहता है कि इस कोष की स्थापना 2005 में सार्वजनिक उद्यमों को विनिवेश से प्राप्त राजस्व के इस्तेमाल के लिए किया गया था। किसके? सार्वजनिक उद्योग के लिए। प्राप्त राशि का प्रबंधन 3 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां करती है। ये कौन कौन सी है? यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, LIC और SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस राशि का 75% हिस्सा का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए एवं शेष 25% हिस्सा का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश के लिए किया जाएगा। इस कोष की शुरुआत 2007 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के निवेश से प्राप्त 994.82 करोड़ रुपये को इस कोष में जमा करके हुई है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011। इसके अंतर्गत कहता है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में 2020 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्तमान 16% से बढ़ाकर 25% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। 2020 तक विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का भी लक्ष्य, पर यह कुछ होता नहीं है। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र। कहता है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इसको एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें अति आधुनिक आधारिक संरचना का निर्माण किया जाएगा तथा भूमि का उपयुक्त प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मेक इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। कहता है कि भारत को विश्वव्यापी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक गति को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014, ध्यान रखेंगे 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है और इसका प्रतीक कॉग्स से बना शेर है। कॉग्स से बना शेर है इसका प्रतीक चिन्ह। लघु एवं कुटीर उद्योग। लघु एवं कुटीर उद्योग की बात करें तो इसके अंतर्गत इसका औद्योगिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुटीर, लघु एवं मंझोले उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत लघु उद्योग को 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है। ये कौन कौन से? विनिर्माण क्षेत्र के उपक्रम और सेवा क्षेत्र के उपक्रम। इन दोनों श्रेणियों को प्लांट एवं मशीनरी में निवेश के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नलिखित है। ये कौन कौन सा है ये समझेंगे। यह है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। एक तरफ है वर्गीकरण, दूसरे तरफ है विनिर्माण क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। कहता है सूक्ष्म यानी कि 1 करोड़ तक टर्नओवर, 1 करोड़ या उससे 5 करोड़ के बीच में।
लघु जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 50 करोड़, मध्यम 20 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर वो 100 करोड़ से ज़्यादा। आगे है लघु उद्योग से संबंधित कुछ समितियां। लघु उद्योग से संबंधित कौन कौन सी समिति है? वह है नायक समिति, आबिद हुसैन समिति और मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा क्षेत्र से है, तो ये तीनों को याद रखेंगे। लघु क्षेत्र यानी कि छोटे उद्योगों के लिए नायक आबिद मीरा, नायक आबिद मीरा समिति तीनों छोटे लोग हैं, छोटे समिति की उद्योग की चर्चा करते हैं। नायक आबिद मीरा। आगे है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना 2011 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए हुई थी। इसके अंतर्गत बुनकर, ताड़ी विक्रेता, रिक्शा चालक एवं बीड़ी मजदूर आदि के लिए समर्थन योजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ दिया गया है लघु उद्योग से संबंधित संस्थाओं और स्थापना वर्ष, यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहला ध्यान देंगे, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1955 में स्थापित की जाती है। लघु उद्योग विकास परिषद की स्थापना 1979 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1952 में। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग 1953। खादी एवं ग्रामोद्योग 1956। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948। दीनदयाल हथकरघा 2000 ध्यान रखेंगे। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949। केंद्रीय रेशम बोर्ड 1949 और इसका पुनर्गठन किया गया था 1952 में। आगे है तकनीकी उन्नयन निधि योजना 1999 और समेकित कपड़ा पार्क योजना 2005। फिर से नीचे दिया गया है प्रमुख औद्योगिक वित्त संस्था एवं उनका स्थापना वर्ष। ये कौन कौन सी है ध्यान रखेंगे, एक तरफ है वित्त संस्था, एक तरफ है स्थापना वर्ष। IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948। ICICI भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड जनवरी 1955। IDBI की स्थापना 1964। IIBI और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक 1971। UTI की स्थापना 1964। SIDBI याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। SIDBI भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, 1990 में स्थापित होता है। और राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में। आगे देखेंगे अगला जो चैप्टर है भारतीय वित्त बाजार। तो भारतीय वित्त बाजार वाली जो चैप्टर है ये लंबी भी है और बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाली। यहाँ पर पूरे बैंकिंग सिस्टम है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, फिर आपका साथ ही साथ जितने होते हैं आपके लिए कि बैंक का कार्य क्या होता है, RBI क्या है, बेस रेट क्या है, नरसिम्हन समिति क्या है, इन सभी को हम जानेंगे। मुद्रास्फीति, मुद्रा बेस्फीति जो होता है, इन सभी को अगले क्लास में, ठीक है। इसका जब अगला पार्ट लेकर के आएंगे उसमें जानेंगे। और अभी जो हमारा एक अगला जो चैप्टर है 9.9, ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो उसे हम लोग इसी में कवर करेंगे। बैंकिंग सिस्टम को हम लोग अलग से सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है वह है लोकवित्त, उस पर। हाँ, तो हम लोग आ गए हैं लोकवित्त यानी कि 9.9 चैप्टर पे। सीधे 9.8 आपको छोड़ दिया गया है जो कि है बैंकिंग से संबंधित। तो बैंकिंग हम लोग अलग सेपरेट करेंगे क्योंकि अकेले उसमें 10 से 12 पेज पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं लोकवित्त से संबंधित ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, इसको एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। कहता है लोकवित्त यानी कि लोकवित्त में वे सभी मामले आते हैं जो मुद्रा से जुड़े हुए हैं। कौन से मामले? जो मुद्रा से जुड़े होते हैं वो लोकवित्त के मामले आते हैं। जैसे सरकार का आय, व्यय और सरकार द्वारा प्राप्त किया गया, खर्च किया गया, उधार लिया गया या छापी गई मुद्रा, ये सभी। लोकवित्त में सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन एवं राजकोषीय नीति को भी सम्मिलित किया जाता है। अब देखेंगे इसमें बजट। बजट क्या होता है? तो कहता है कि सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय के ब्यौरे को बजट कहा जाता है। यानी कि इसमें सीधी सी समझेंगे तो आप कितना आपका आय है और कितना आपका खर्च होगा, इन सभी को जो एक ब्यौरा रखा जाता है, आप अपने पास डाटा रखते हैं, उसे ही हम बजट कहते हैं। सपोज डेट आपकी इनकम 1000 है, आपकी खर्च कितनी होने वाली है, सपोज डेट आपको मेडिकल खर्च है, शिक्षण खर्च है, ये सभी में आपको 800 रुपये खर्च होने वाली है। आप अनुमान लगा लेते हैं। तो यही जो है इसको हम कहते हैं बजट के रूप में। कहता है कि भारत के संदर्भ में बजट में अगले वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 21 मार्च तक की अवधि की वित्त योजना होती है। संविधान के अनुच्छेद 112 ध्यान रखेंगे, संविधान का जो अनुच्छेद है 112 के अंतर्गत बजट का प्रावधान है और बजट प्रस्तुत करने के
75 दिन के अंदर बजट को पारित करना भी आवश्यक होता है। कितने दिन के अंदर? 75 दिन के अंदर। यह है बजट के आंकड़े, जो कि बजट के आंकड़े को 3 भाग में बांटा गया है। इसे समझेंगे कौन कौन सी है पहले यहाँ पर। तो कहता है पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े और अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान को कहा जाता है बजट के आंकड़े। अब यहाँ दिया गया है कि भारत में संघीय बजट 2 स्तर के होते हैं। एक कौन सा? सामान्य बजट, और दूसरा रेल बजट। सामान्य बजट जो होता है यह वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जबकि रेल बजट जो है ये रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यहाँ दिया गया है सर विलियम ऑकवर्थ समिति या कमेटी जो होती है, इसकी रिपोर्ट पर भारत में 1921 से रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। 1921 से, ये ध्यान रखेंगे। और अब वर्तमान में जो पेश होता है उसे फिर से मिला दिया गया है। यह है राजकोषीय घाटा, जिसे हम फिजिकल डिफिक्ट कहते हैं, फिजिकल डिफिक्ट, जो कि जब सरकार की कुल प्राप्ति तथा कुल व्यय का संतुलन नकारात्मक हो तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है, अर्थात सरकार द्वारा किया गया खर्च उसके आय के साधनों से अधिक है। यानी कि आप सीधे कह सकते हैं लाभ हानि। आपकी इनकम जो है, आपके क्रय मूल्य मान लीजिए किसी वस्तु की 100 रुपया है और आपने उससे कितने पर बेचा? 90 रुपये में, यानी कि 10 रुपये का आपको लॉस हो गया, है ना। वही कहता है कि आपको प्राप्त, यानी कि आपने कहा कि हमें 90 रुपये प्राप्त हुआ और हमने खर्च कितना किया था? अनुमान लगाया था 100 का, तो 10 रुपये आपको कमी हो रही है। यही कहलाता है नकारात्मक। जब आपको प्राप्ति हो तब इसे कहा जाता है क्या? राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिक्ट कहा जाता है। जितना आप सोचते हैं आपकी आय से ज़्यादा खर्च हो जाती है तो उसे फिस्कल डिफिक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ दिया गया है बजट। बजट के कुछ भाग हैं, इसे समझेंगे डायग्राम में। कहता है बजट 2 प्रकार के, एक राजस्व बजट, एक पूंजीगत बजट। राजस्व बजट को समझे तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत कर राजस्व प्राप्ति और गैर कर राजस्व प्राप्ति। राजस्व व्यय के अंतर्गत क्या आता है? राजस्व बजट के अंतर्गत राजस्व व्यय, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय आता है। पूंजीगत बजट के अनुसार पूंजीगत प्राप्ति, देयता सृजित करने वाली प्राप्ति और देयता न सृजित करने वाली प्राप्ति। दूसरी तरफ है पूंजीगत व्यय, संपत्ति या पूंजी निर्माण पर व्यय और ऋण की अदायगी। आगे बढ़ें तो यहाँ दिया गया है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, जिसे FRBM के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो है FRBM में, यानी कि ये 2003 में लाई गई थी, जो कहता है कि अधिनियम 5 जुलाई 2004 से प्रभावी हो गया। इस कानून के आधार पर विभिन्न वर्षों के लिए वित्तीय घाटों में कमी के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या है ये समझेंगे। कहता है कि 2009 तक राजस्व घाटे को शून्य करना, ये 2003 की घोषणा है, ठीक है। मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटों को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के 3% तक कम करना। अर्थव्यवस्था में वर्ष 2008 के उत्तरार्ध में आर्थिक मंदी के कारण FRBM में निर्धारित लक्ष्य को स्थगित कर दिया गया था, यानी कि इसे स्थगित कर दी गई थी। 2003 में बना, 2008-09 में स्थगित कर दिया गया। आगे है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिसे हम DBT के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसे समझेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। DBT क्या कहता है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के योगदान को 20 जिलों में 7 स्कीमों के साथ 1 जनवरी 2013 को आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति, पेंशन जैसे लाभ की राशि और मनरेगा की मजदूरी आदि चयनित लाभार्थियों के बैंक या डाकघर के खाते में सीधे जमा की जाएगी। और इस स्कीम के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सब्सिडी को लक्षित करना, भ्रष्टाचार मिटाना, व्यय को नियंत्रित करना और सुधारों को सुकर बनाना यानी कि सुरक्षित बनाना, आसान बनाना। यह है कर संरचना, टैक्स स्ट्रक्चर क्या होती है? तो कहता है कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिए जाने वाला अनिवार्य अंशदान है, जिसे सरकार सभी से समान हितों के लिए व्यय करती है। कर के प्रकार यानी कि टैक्स जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? तो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कहता है डायरेक्ट टैक्स, इसे समझेंगे। कहता है डायरेक्ट टैक्स वैसा कर जिसको वही व्यक्ति देता है जिस पर ये लगाए जाते हैं। डायरेक्ट का मतलब है यानी कि आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आप पर ही डायरेक्ट हम जो टैक्स लगाए, डायरेक्ट, बीच में कोई मीडिएटर, कोई प्रोडक्ट नहीं है, तब ये गवर्नमेंट हुआ। और गवर्नमेंट डायरेक्ट आप पर टैक्स
कर दे तब ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। और करदाता इसके भार को दूसरे पर नहीं टाल सकता। अगर हम आप पर कर लगाए हैं तो आप ही देंगे, कहीं और किसी तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। देखेंगे यहाँ पर कहता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत एक तरफ है केंद्र सरकार का और एक तरफ है राज्य सरकार का। तो पहले हम केंद्र सरकार के कर को समझेंगे, जो कि प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट इनकम यानी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आयकर, निगम, पूंजी लाभ, ब्याज, लाभांश, उपहार, आहिस्त कर, लाभांश वितरण, प्रतिभूति और व्यापार कर, यानी कि आपका इनकम टैक्स, निगम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको बोलते हैं, पूंजी में जो लाभ होगा, ब्याज होगा, लाभांश आपका जो गिफ्ट मिलेगा, उपहार, आहस्ति कर, वितरण, प्रतिभूति, व्यापार कर, ये सभी किससे संबंधित है? केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर से। जबकि राज्य सरकार भी जो लगाती है वह है भू राजस्व पर कर, कृषि आय पर कर, व्यवसाय, होटल, अचल संपत्ति, रोजगार पर कर और पथ टैक्स। पथ टैक्स जो होता है, रोड टैक्स, ये सभी प्रत्यक्ष कर के रूप में आते हैं। दूसरा आता है वह अप्रत्यक्ष, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत कहते हैं, जो कहता है कि वैसा कर जिसका कारापात एवं काराघात, यानी कि कर जो उत्पादन करता है वो कोई और उसे चुकाता कोई और है, तो ये अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, यहाँ भी दोनों के लिए अलग अलग है। तो पहले केंद्र सरकार को समझेंगे। कहता है केंद्रीय उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय व्यापार कर और केंद्रीय बिक्री कर, ये सभी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष टैक्स है। जबकि राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर शिक्षा, परिवहन, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसकी शुरुआत 2005 में की जाती है। हरियाणा में सबसे पहले लगा था वैट। व्यापार कर, बिक्री, विज्ञापन, स्टाम्प एवं पंजन, डीजल, पेट्रोल, वाहनों पर कर, सट्टेबाजी, चुंगी कर, विद्युत, मनोरंजन, ये सभी राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर होते हैं। आगे है कर विभाजन। तो कर विभाजन को किस आधार पर बांटा जाता है? तो संविधान में कर विभाजन की 4 प्रमुख रीतियां हैं। एक करके समझेंगे। पहला रीति है अनुच्छेद 268। अनुच्छेद 268 कहता है कि वैसा कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र या प्रयुक्त किए जाते हैं, इसे अनुच्छेद 268 में वर्णित किया गया है। जैसे स्टाम्प शुल्क, औषधि एवं प्रसाधन, ये सभी केंद्र सरकार लगाता है मगर वसूलता कौन है? राज्य सरकार। दूसरा अनुच्छेद 269, जो कि जो कर केंद्र द्वारा लगाए जाए और उसी के द्वारा एकत्र किए जाए परंतु संग्रहित राजस्व राज्यों को सौंप दिया जाए, यानी कि कोई कर जो है वह केंद्र ही लगाएगा और केंद्र ही वसूलेगा, मगर जो लाभ होगा राजस्व वो राज्य को दे दिया जाएगा, वह अनुच्छेद 269 में वर्णित है। आगे उदाहरण के तौर पे क्या कहता है कि उत्तराधिकार व संपदा शुल्क, रेल किराया व भाड़ा शुल्क, साझा बाजार में किए गए सौदे का कर, ये सभी। तीसरा आता है अनुच्छेद 270। ध्यान रखेंगे 268, 269 और 270 ये 3 कर से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत कहता है कि वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाए और एकत्र किए जाए परंतु जिसमें राजस्व प्राप्त संघ एवं राज्यों में बांट लिया जाए, जैसे आयकर जो है यह 270 के अंतर्गत आता है। कहता है गैर योजनागत कार्यों के लिए अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है एवं योजनागत कार्यों के लिए अनुदान योजना आयोग द्वारा आवंटित की जाती है। ध्यान रखेंगे गैर योजनागत यानी कि वैसे जो कार्य है जो कि गैर योजना है, पहले से योजना तैयार नहीं की गई है, उसकी सिफारिश कौन करेगा? वित्त आयोग। अगर जो योजनागत है, जो योजना में है, उस पर योजना आयोग लगाता है, आवंटित करता है। आगे देख समझेंगे वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वृद्धि कर क्या होता है। तो कहता है कि वह कर जिसमें उत्पादन के अंतिम चरण पर कर लगाने के स्थान पर उत्पादन के प्रत्येक चरण पर मूल्यवर्धन के आधार पर कर लगाया जाता है, उसे मूल्यवर्धित कर कहा जाता है। यह बिक्री कर के स्थान पर 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया और वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। हमने पहले ही बताया था कि वैट जो है 2005 से कम 1 अप्रैल से लगाई जाती है और पहला राज्य हरियाणा होता है। दूसरा आता है वस्तु एवं सेवा कर। ये तो आप इसके बारे में जानते होंगे पूरी तरह से। ये जीएसटी जिसे कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो कहता है कि जीएसटी वस्तुओं और
सेवा पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष उपभोग कर है। ध्यान रखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके तहत कराधान बहुत ही सरल हो जाता है, करों की दर बहुत कम हो जाती है। ये जो जीएसटी लाने का जो मुख्य रूप था, ये कहता है कि करों की दर बहुत कम हो जाती है और कराधान के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, करों से प्राप्त होने वाले राजस्व बढ़ जाता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन, यहाँ से 3-4 पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला तो कि जीएसटी लागू कब किया गया, 1 जुलाई 2017 से, ध्यान रखेंगे। कब अधिसूचित किया गया था, 8 सितंबर 2016 को। किस संविधान संशोधन से, तो 101वें संविधान संशोधन से शुरू किया गया था। जीएसटी कैसा टैक्स है, तो अप्रत्यक्ष टैक्स है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इस बहुत ही सरल और कम दाम में होती है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। इसके तहत वस्तु और सेवाओं को 5 प्रकार के टैक्स दिए गए हैं। कौन कौन सी, 0.25%, 5%, 12%, 18 और 28। कहा जाता है कि अपरिष्कृत रत्नों एवं रत्न पत्थरों पर 0.25% की विशेष दर से और सोने पर 3% कर लगेगा। एक होता है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद का क्या कार्य होता है, तो जीएसटी संबंधित सभी मुद्दों जैसे विधि, नियम आदि पर निर्णय करने का अधिकार जीएसटी परिषद का होता है और प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्य और वोटिंग कम से कम 3/4 जितने सदस्य होते हैं उसमें उपस्थित सदस्यों का 3/4 वोटरों का होना जरूरी है। जीएसटी परिषद के कुल सदस्यों में से आधे सदस्य द्वारा बैठक की गणपूर्ति की जाती है, यानी कि जितने सदस्य होंगे उसका 1/2 भाग गणपूर्ति कोरम के लिए जरूरी होंगे। यहाँ दिया जा रहा है कि जीएसटी परिषद में कौन कौन सी लोग होते हैं, उसकी संरचना क्या है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित, यानी कि राज्य सरकार के जो वित्त मंत्री या कोई एक मंत्री होता है उसके बीच से जो निर्वाचित होते हैं वो उपाध्यक्ष कहलाते हैं। और सदस्य कौन होते हैं, तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान मंत्री होते हैं। यह है जीएसटी में समाहित अप्रत्यक्ष कर। इसके अंतर्गत कौन कौन से कर को समाहित किया गया है, तो एक तरफ है केंद्र और एक तरफ है राज्य। तो केंद्र सरकार में केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि औषधि और प्रसाधन सामग्रियां, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विशेष महत्व की वस्तु, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कपड़ा तथा कपड़ा उत्पादन, अतिरिक्त तटकर, विशेष अतिरिक्त तटकर, सेवा कर, केंद्रीय अधिभार और उपकर जब तक कि वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में संबंधित हो। दूसरा बात करें राज्य सरकार की ओर, तो राज्य वैट, लग्जरी, प्रवेश, मनोरंजन कर है जो कि तब नहीं जब वह स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जाए। फिर विज्ञापन पर कर, बिक्री कर, लॉटरी, सट्टा जुए पर, ये सभी पर कर जो है राज्य सरकार के जीएसटी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ है केंद्र व राज्यों के बीच करों का विभाजन। ये कैसे होता है, किस प्रकार से, तो कहता है कि यह विभाजन वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। किसके सिफारिश पर, वित्त आयोग की। इस उद्देश्य से संविधान के जो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 5 वर्ष के लिए। यहाँ दिया गया है 13वां वित्त आयोग की चर्चा की गई है 2010 से 15 के बीच का, जो कि अजय केलकर इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग ने निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिए थे। ये उस समय की बात है 2014-15 के लिए, तो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये कुछ है नहीं, आप चाहें तो इसे रोक करके वीडियो देख लेंगे, ठीक है, पढ़ना चाहेंगे तो आप। उसके बाद यहाँ है 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग हमें समझना होगा। मुख्य रूप से अभी 14वां वित्त आयोग जो कि वाई रेड्डी की अध्यक्षता में, और जो 15वां NK सिंह जो बने हैं उनके बारे में। तो यहाँ 15वां के बारे में नहीं दिया गया है। 15वां का जो अध्यक्ष हैं वह NK सिंह को बनाया गया है, ठीक है। कहता है 14वां वित्त आयोग का गठन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। इसके अन्य सदस्य M गोविंद राय, सुदीप्तो मंडल, सुश्री सुषमा नाथ और प्रोफेसर अभिजीत सेन हैं। 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अंतर्राज्यीय विभाजन हेतु मापदंड क्या है, तो राज्य की जनसंख्या 1971 के अनुसार 17.5%। फिर जननांकीय परिवर्तन 10%, आय दर यानी कि इनकम 50, और राज्य का क्षेत्रफल 15% और राज्य में वनाच्छादन 7.5% दिखाई गई है।
अब अगला जो चैप्टर है वह है गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित। इसे भी हम लोग इसी में कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 पेज बचा है, ये कवर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो पार्ट होगा यानी कि पार्ट 3 उसमें हम बैंकिंग करेंगे और योजनाओं से संबंधित हम करेंगे। तो आइए जानते हैं गरीबी एवं बेरोजगारी जो कि सबसे बड़ी मुद्दा है आज की। वो कहता है गरीबी का माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसका अभिप्राय आय की असमानताओं से है। सापेक्ष गरीबी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता अथवा क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं का बोध कराती है। इसे मापने के लिए गिनी गुणांक तथा लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गरीबी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए की जाती है, तो सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का संबंध सापेक्ष गरीबी और गरीबी के मापन से संबंधित है। दूसरा आता है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत क्या होता है? तो इसका अभिप्राय मानव के आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुएं एवं सेवाओं को जुटा पाने में जो असमर्थता होती है उसे हम कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष और निरपेक्ष आपको समझ में आ गई होगी। तब जानेंगे यहाँ पर गरीबी रेखा क्या है। कहता है गरीबी की रेखा की अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर माप पाने में असमर्थता से जुड़ी हुई है। 1962 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेष दल द्वारा सुझाव दिया गया कि दैनिक भोजन में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, ध्यान रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में डेली 2400 कैलोरी जबकि नगरीय क्षेत्र में 2250 कैलोरी प्राप्त होना चाहिए। 1973-74 में कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी किया गया और 2100 शहरी क्षेत्र में किया गया। ये 1973-74 में था जबकि 1962 में 2400 और 2250 था। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति, जो कि 2008 में गठित। इस समिति में निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु मासिक उपभोग व्यय में जीवन के आवश्यक सामग्रियों को शामिल किया गया और इस समिति ने 37.2% जनसंख्या को निर्धनता रेखा से नीचे माना है। किस समिति ने? तो सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसका गठन 2008 में की गई थी। कहता है और ये कितने 37.2% जनसंख्या को निर्धनता रेखा से नीचे माना। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 41.8% और शहरी क्षेत्रों में 25.7% तक था। तेंदुलकर समिति की निर्धनता रेखा सभी राज्यों के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग है। तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए फार्मूले के आधार पर 2009-10 के लिए योजना आयोग ने 19 मार्च 2012 को नए आंकड़े जारी किए और ये 12 में कौन सी योजना थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 672.8 रुपये प्रति माह एवं नगरीय क्षेत्र में 859.6 रुपये प्रति माह के उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा की पहचान के लिए निर्धारित किया गया। नेक्स्ट आता है कि 2009-10 में देश में निर्धनता की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। और निर्धनता अनुपात के दृष्टि से पहले 3 स्थान, बिहार पहले स्थान पर, फिर छत्तीसगढ़, फिर मणिपुर। आगे जो है वह है बेरोजगारी। बेरोजगारी में भी कुछ स्थितियां आपको देखने के लिए मिलेगा, ये समझें। कहता है बेरोजगारी का आशय उत्पादन कार्य में न लगा होना होता है। बेरोजगारी की अवधारणाएं क्या क्या हैं? तो भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए जिन अवधारणाओं का इस्तेमाल किया जाता है वो निम्नलिखित है। ये कौन कौन सी अवधारणा है, एक एक करके समझेंगे। पहला था समान स्थिति बेरोजगारी। समान स्थिति बेरोजगारी के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत जो आएगा वह है यह एक व्यक्ति दर है। इसके अंतर्गत जो दीर्घकालिक बेरोजगारी और साथ ही साथ इसके साथ जो किया जाता है कि क्योंकि संदर्भ में ये ध्यान रखेंगे, फिर से समझे, समान स्थिति बेरोजगारी यह एक व्यक्ति दर है, दीर्घकालिक बेरोजगारी, और जो कि इसके संदर्भ में जितने लोग की भी समान बेरोजगार होते हैं उन्हें बेरोजगारों में शामिल कर लिया जाता है। दूसरा आता है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, जो कहता है कि इसमें पिछले 7 दिनों में कोई व्यक्ति किसी भी दिन 1 घंटा भी काम प्राप्त कर सकने में समर्थ रहता है तो उसे रोजगार माना जाता है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी में। और तीसरा आता है वह दैनिक स्थिति बेरोजगारी। इसके अंतर्गत यदि कोई, ध्यान देंगे यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति
1 घंटे से अधिक तथा 4 घंटे से काम करता हो तो उसे आधे दिन का कार्य माना जाता है। 1 घंटा से 4 घंटा और 4 घंटे से अधिक काम करने पर उसे पूरे दिन का कार्य माना जाता है। अब यहाँ दिया गया है बेरोजगारी के रूप। बेरोजगारी के रूप को समझेंगे तो कहते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब है कि आप खुद से जान करके उस बेरोजगार बैठे तो ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। कहता है जब कोई व्यक्ति कोई भी उत्पाद करना ही नहीं चाहता, जब कोई व्यक्ति कोई भी उत्पाद करना ही नहीं चाहता या रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ही ना हो, उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। यानी कि आपको कोई काम करने का मन ही नहीं है, तब उसे हम क्या सी बेरोजगारी कहेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे, जो कि नल्ला जिसे हम कहते हैं, है ना, नल्ला जिसे कहेंगे वो इसी के अंतर्गत आता है, ऐच्छिक बेरोजगारी, और कहेगा कि हम बेरोजगार हैं। आप कुछ करना चाहें तो कीजिए, अगर उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा तब वो होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। और आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं तो उसे कहा जाता है ऐच्छिक बेरोजगारी, खुद से बेरोजगारी लेना। दूसरा आता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी को समझें तो कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में प्रचलित चालू मजदूरी पर कोई व्यक्ति काम करने को तैयार है परंतु उसे उस मजदूरी पर भी काम न मिले तो इसे अनैच्छिक मजदूरी कहते हैं और इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप सपोज डेट आप 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार हैं मगर वो भी मजदूरी आपको नहीं मिल रहा है, तब वो क्या होता है कि आप अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत घिरे हुए हैं। आगे देखेंगे, अगला जो है वह है यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक, अल्परोजगार, अदृच्छ और घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये सभी कुछ बेरोजगारियों के स्वरूप हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी को पहले समझें। यहाँ पर थोड़ा सा पेज बनाने में दिक्कत हो गई है, ठीक है। कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी यह एक दीर्घकालीन बेरोजगारी है जो औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी इसी प्रकार की है। भारत में बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक बेरोजगारी। कहने का मतलब ये है कि दीर्घकालीन बेरोजगारी होता है जो औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली परिवर्तन के कारण होती है। दूसरा होता है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार के अंतर्गत क्या होता है कि क्षमता अनुसार काम न मिलना या पूरा काम नहीं मिलने से इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। यानी सपोज डेट आप बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं और आपके क्षमता के अनुसार अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसे हम अल्प रोजगार की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा आता है अदृश्य या छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कहा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं किंतु इस कार्य की आवश्यकता नहीं होती। इसमें श्रमिकों का सीमांत उत्पादन शून्य होता है। ये जो अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? आप खेत को देखें। खेती जो होती है, जो किसान खेत करते हैं, खेती करने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे एक परिवार के सपोज डेट आपके पास 1 बीघा खेत है। 1 बीघा यानी कि 40 कट्ठा, ठीक है। 40 कट्ठा खेत को काटने ढोने, सपोज डेट अभी गेहूं की समय है, ठीक है, गेहूं कटने की समय है। इसमें 1 बीघा खेत में 5 लोग, किसी परिवार के 5 लोग इसमें लगे हुए हैं और खेत कटेगा कितना? 40 कट्ठा ही, यानी 1 बीघा। तो इसमें जो 5 लोग लगे हुए हैं, अगर उसमें 3 लोग भी उस खेत को काटेंगे ढोएंगे तो भी वो काम पूरा सा समय हो जाएगी। 5 लोग भी लगे हुए हैं तो भी उतना ही काम हो रहा है। इसमें से जो 2 लोग हैं यह बेरोजगार हैं। इसमें से जो ये 2 लोग हैं ये बेरोजगार ही हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। कोई आप कभी कोई दुकान पर गए होंगे, वहाँ पर देखे होंगे, मुख्य रूप से ऐसे तो दुकान पर ज़्यादातर लोग बिजी होते हैं, फिर भी आप कोई बड़े सा दुकान में जाते हैं, मॉल वगैरह में, वहाँ पे देखेंगे लगभग 50 लोग काम पे हैं, है ना। 50 लोग काम पे हैं तो उसमें से 2-4 लोग जैसा दिखेगा कि वो घूम रहे होते हैं, है ना, घूम रहे होते हैं या कहीं पर बैठे होते हैं। ऐसे वो सब में तो उतनी लोग जो रहते हैं वो रिक्वायरमेंट के अनुसार ही रखा जाता है। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और ऐसे प्रच्छन्न बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल सूटेबल है वह है खेती का सूटेबल है, ठीक है। और जो चौथा है वह है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत क्या होता है कि बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। सपोज डेट अभी कोरोना का समय चल रहा है,
कोरोना का समय में आपने देखा होगा मास्क, सैनिटाइजर, दवा, ये सब की जो है कमी हो रही है, यानी कि बाजार में मांग है दवा की, मास्क की, और वो कमी है। तो यहाँ पर जो बेरोजगार उत्पन्न होंगे वो घर्षणात्मक बेरोजगार के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? आई थिंक चारों बेरोजगारी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे जो है यहाँ पर कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में समग्र रोजगार, ये कुछ ऐसे डाटा दी गई है सिर्फ 2010, 11, 12, तो ये हमारे काम की है नहीं, तो इसे हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसे आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आपको यहाँ पर हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप देख लेंगे। ओके, ये अब हमारे काम की है नहीं, ये 2010, 11 की डाटा दे रखी है और हम लोग चल रहे हैं 20, 21 में, तो ये हमारे काम का अब है नहीं। तो ये था, आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे। आपके 3 चैप्टर आज कंप्लीट हो गए। अगला जो है हमने आपको जैसा कि बताया था कि प्रमुख योजना एवं कार्यक्रम हम लोग सेपरेट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग करेंगे बैंकिंग जो है, बैंकिंग प्रणाली को हम लोग एक साथ करेंगे, उसका अलग सेपरेट क्लास ला देंगे हम, ताकि आपको समझ में आ जाए। और योजना एवं प्रमुख कार्यक्रम जो है ये भी एक, जैसे इसमें आपको स्टार्टअप, स्टैंड अप, मनरेगा, इन सब के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उसके बाद बैंकिंग का आपका एक क्लास चलेगा और उसके साथ साथ भारत का वैदेशिक क्षेत्र के बाद आपका ये इकोनॉमिक्स क्लास हो जाएगा ख़त्म। यानी कि 2 क्लास ज़्यादा से ज़्यादा और आएंगे आपके इकोनॉमिक्स से, उसके बाद आपके समाप्त हो जाएंगे इकोनॉमिक्स। फिर हम लोग अगले सब्जेक्ट को ही उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आए होंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगा ये, और हमारी मेहनत भी आपको कुछ मदद करेगी। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत, हमारी मनोबल और मोटिवेशन के लिए वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट तो ज़रूर करें। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाली हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।